निहार के साथ करने के सपने देख रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बहुत जल्द निहार की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उसके दिल और दिमाग दोनों में हलचल मचाने वाला था। सोमेश राव निहार को देखकर फिर से अपने मन में ख्याली पुलाव पकाते हुए बोले, अब वक्त आ गया है कि हम सीएम साहब के पिताजी मिस्टर उम्मेद सिंह चौहान से इस बारे में बात करें। वो अपनी छोटी बेटी की शादी चौहान खानदान के इकलौते चिराग और आने वाले वक्त में सारी प्रॉपर्टी के मालिक निहार सिंह चौहान से करवाना चाहते थे। वो फिर से अपने आप ही अलग अलग चीजों के बारे में सोचने लगे। जो लड़की निहार की पत्नी बनेगी उसका पूरे राज्य में बहुत मान और सम्मान होगा। मैं किसी भी कीमत पर मेघना की शादी निहार से करवाऊंगा और अब मुझे निहार के पिताजी से इस बारे में बात करनी ही होगी, क्योंकि इस पूरी दुनिया में निहार सिंह चौहान अगर किसी की बात मानते हैं तो वो है उनके पिता उम्मेद सिंह चौहान। अगली सुबह सोमेश राव अपनी ही सोच में डूबे हुए निहार के ऑफिस पहुंचे। उन्हें अब तक निहार से मिलने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि निहार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर बैठे हुए थे। निहार से मिलने और उसको बधाई देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर और बाकी मंत्री सीएम ऑफिस से चले गए। सोमेश अभी भी वहां पर मौजूद थे। उन्हें देखकर सीएम का पीए उनके पास आया और धीमी आवाज में बोला, सीएम सर का मूड आज थोड़ा ठीक नहीं है। अगर आपको कोई बात करनी है तो कल ही कीजिएगा, वरना खामखा हंगामा खड़ा हो जाएगा। पीए की बात सुनकर सोमेश झेप गया, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकता था। सोमेश राव निहार के सामने जाकर खड़ा हो गया और मक्खन लगाते हुए बोला, हमें आपके ऊपर बहुत गर्व है। इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए आपने निहार जो कि कुछ पेपर्स साइन कर रहा था, इतना सुनते ही अपने पेन को बुरी तरह से तोड़ दिया। ये देखकर सोमेश डर गया। निहार ने उस पेन को फेंक दिया और अपनी खतरनाक और गुस्सैल नजरों से सोमेश की तरफ देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, सीएम निहार नाम है हमारा, समझ में आता है या ऊपर से ही निकल जाता है? निहार की बात सुनकर सोमेश घबराते हुए बोले, माफ कीजिएगा, लेकिन आपसे तो हमारे डबल रिश्ते हैं ना, तो इसलिए हमने आपका नाम ले लिया। एक तो आप हमारी बड़ी बेटी के भतीजे हैं, ऊपर से हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और पूरे राज्य के सीएम हैं। निहार अपनी कड़क और रौबीली आवाज में बोला, हम सिर्फ आपके नहीं, इस राज्य के एक एक नागरिक के सीएम हैं। इससे ज्यादा और इससे कम कुछ नहीं। अब आप जा सकते हैं। कल अल्बर्ट हॉल में मुलाकात होगी। रात के 9 बज चुके थे। पूरा चौहान महल लाइटों और फूलों से सजाया गया था। सुप्रिया जी और पवित्रा जी महल के लॉन में निहार के स्वागत में आरती की थाली लिए खड़ी थी। कुछ ही देर में वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से उम्मेद सिंह चौहान जी और उनके छोटे भाई प्रदीप सिंह चौहान जी बाहर आए और अपनी पत्नियों की तरफ बढ़ने लगे। उम्मेद जी को देखकर सुप्रिया जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उनकी मुस्कान देखकर उम्मेद जी की सारी थकान दूर हो गई। वो उनके पास आकर बोले, कैसा महसूस कर रही हैं आप अपने बेटे की इतनी उपलब्धियों को देखकर? सुप्रिया जी मुस्कुराते हुए बोली, जैसा आप महसूस कर रहे हैं अपने बेटे की उपलब्धियां देखकर। उम्मेद जी ने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारा सीना तो गर्व से और चौड़ा हो गया है। अब तो बस कुंवर का इंतजार है। उनसे 2 दिन से नहीं मिले हैं हम। तभी प्रदीप जी बोल पड़े, भाई साहब, हमारे कुंवर आते ही होंगे। प्रदीप जी के चेहरे की खुशी देखकर उनकी पत्नी पवित्रा जी ने मुंह बना दिया और अपने मन में बोली, बस एक बार हमारी बहन इस घर में बहू बनकर आ जाए, फिर हम होंगे चौहान खानदान की असली मालकिन। आज हम पिताजी से इस बारे में बात करेंगे। अचानक वहां पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज गूंज उठी और चौहान महल के बड़े से गेट को खोला गया, जिसमें से सबसे पहले एक पुलिस की गाड़ी अंदर की तरफ बढ़ने लगी और उसके पीछे एक साथ कई गाड़ियां लाइन से महल के अंदर आकर रुक गईं। पूरे रास्ते पर सभी गार्ड्स सर झुकाकर खड़े थे। निहार का पीए एक दूसरी गाड़ी से बाहर आया और उसने वहां से थोड़ी दूर खड़ी काली मर्सिडीज का दरवाजा खोला और उसमें से निहार बाहर आया। उसकी नजर सबसे पहले अपने बाबा साहब पर पड़ी और सबसे पहले उम्मेद जी के पास जाकर निहार ने उनके पैर छुए
उम्मेद जी ने प्यार से उसके कंधे को पकड़कर उसे खड़ा किया। तभी निहार ने अपनी दमदार आवाज में उनसे पूछा, अब तो खुश है ना आप बाबा साहब? उम्मेद जी गर्व से बोले, बहुत खुश। निहार ने भी उसी तरह जवाब दिया, हम आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी सुप्रिया जी आगे आई और प्यार से अपने बेटे को देखते हुए बोली, और हमारे बारे में क्या ख्याल है आपका? निहार ने तुरंत अपनी माँ के पैर छुए और फिर उन्हें देखकर बोला, हमारी खुशी सिर्फ आपसे है। सुप्रिया जी ने गर्व से अपने बेटे की आरती उतारी और उसके माथे पर बड़ा सा तिलक लगाकर बोली, इसी तरह राज्य का और हमारे खानदान का और पूरे भारत देश का नाम दुनिया में रोशन कीजिए और बीच में वक्त निकालकर अपने निजी जीवन के बारे में भी सोच लिया कीजिए। सुप्रिया जी की बात सुनकर निहार की आंखों के सामने एक बार फिर निवीशा का चेहरा घूम गया। तभी उम्मेद जी बोले, आइए कुंवर, अंदर बैठकर बात करते हैं। कल अल्बर्ट हॉल में पार्टी है, उसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। उम्मेद जी के इतना कहते ही निहार बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, पार्टी को हमने 2 दिन बाद शिफ्ट कर दिया है, अभी हमारे ऊपर वर्कलोड ज्यादा है। इतना कहकर निहार सीधा महल के अंदर गया और वहां से सीधा अपने आलीशान कमरे में चला गया। उसे ऐसा करते देख सुप्रिया जी उदास होकर उम्मेद जी से बोली, उम्मेद जी, अपने बेटे को समझा दीजिए कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। इतना कहकर सुप्रिया जी भी वहां से चली गई। उम्मेद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, लगता है हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। निहार अपने आलीशान कमरे के बड़े से बाथरूम में बड़े से बाथटब में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन बार बार सामने निवीशा की आंखें दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत बेचैन हो रहा था। लेकिन उसे इन सब चीजों से नफरत थी। निहार ने अपनी आंखें कसकर भींच ली और गुस्से से बोला, नहीं नहीं नहीं, कोई भी हमारे दिल और दिमाग पर असर नहीं कर सकता। नफरत है हमें इन सब चीजों से। तभी उसकी आंखों के आगे कुछ वक्त पहले की यादें परछाइयां बनकर नाचने लगी। सीएम ऑफिस से निकलने के बाद निहार एक वृद्धाश्रम पहुंचा, जहां पर उसके आते ही सभी बाहरी लोगों को वहां से बाहर भेज दिया गया। निहार आश्रम के हॉल में बीचों बीच बैठा था और उसके सामने कई बूढ़े लोग बैठे हुए थे। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे चुपके से देख रहा था। वो धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि उस पिलर के पीछे कोई है? कुछ ही देर में उसने अचानक से अपने सामने खड़े पिलर के पीछे देखा तो वहां पर एक लड़की छुपकर खड़ी थी, जिसने दुपट्टे से अपने चेहरे को छुपाया हुआ था। उसे देखते ही निहार को एक अजीब सा एहसास छूकर चला गया। निहार उस लड़की के चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, पर देख नहीं पा रहा था क्योंकि उस लड़की ने सर झुकाया हुआ था। निहार काफी देर तक उसे इसी तरह देखता रहा। फिर वो बेचैन होकर अपनी दमदार आवाज में जोर से बोला, हमारे हुक्म के खिलाफ जाने का अंजाम नहीं जानती हो तुम, तभी ऐसी हरकतें की है तुमने। ये सुनते ही वो लड़की सहम गई और जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो उसकी और निहार की नजरें आपस में मिल गईं। ठीक उसी वक्त दोनों के बदन में एक अलग सी सिरहन दौड़ गई, जिसे दोनों ही समझ नहीं पाए। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि निवीशा थी। वो खुद से बोली, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कल तो जोश जोश में हमने सीएम सर से इतनी बहस कर ली, गुस्से में हमें कुछ पता ही नहीं चला। नहीं, अब हम उनका सामना नहीं कर सकते। वो डर गई और चुपचाप वहां से जाने लगी तो निहार बेचैन होकर झट से अपनी जगह से खड़ा हो गया और खुद से बोला, नहीं, हमें उनसे बात करनी है, वो ऐसे नहीं जा सकती। वहां मौजूद सभी लोग निहार को ऐसा करते देख काफी हैरान थे। पीए आगे आया और निहार की नजरों का पीछा करके वो सब समझ गया। उसने अपने गार्ड से कुछ कहा। निवीशा तुरंत आश्रम से बाहर निकल गई, लेकिन बाहर जाते ही उसके सामने 4-5 गार्ड्स आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर निवीशा डर से और अधिक सहम गई और अपने चेहरे को छुपाने लगी। तभी एक गार्ड आगे आकर बोला, देखिए, आप यहाँ से नहीं जा सकती, ऐसा हमें ऑर्डर मिला है। गार्ड की बात सुनकर निवीशा धीमी आवाज में बोली, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन गार्ड ने उसकी एक नहीं सुनी और फिर से सख्त आवाज में बोला, हमें जो ऑर्डर मिला है हम उसे फॉलो कर रहे हैं। वो लड़की उन सबको देखकर डरने लगी।
अब वो इन हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड से बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए वो एक तरफ सर झुकाकर चुपचाप खड़ी हो गई। आश्रम के अंदर निहार को अपनी बेचैनी की वजह भी समझ नहीं आ रही थी। आज से पहले वो कभी किसी से इतना इफेक्टेड नहीं हुआ था। निहार की बेचैनी देखकर पीए उसके पास आकर उसके कान में बोला, सर, उस लड़की को बाहर रोक दिया है। ये बात सुनकर निहार को सुकून मिला और कुछ देर बाद वो अपने काफिले के साथ आश्रम के लॉन में आया। निहार ने देखा कि वो लड़की एक तरफ सर झुकाकर खड़ी थी, जिसकी एक नजर नहीं उसे हिलाकर रख दिया था। उसे देखते ही निहार का दिल बेतहाशा धड़कने लगा और तभी उसने एक दीवाने आशिक की तरह खुद से बातें करना शुरू कर दिया। वो अपने मन ही मन में जाने उस लड़की के लिए क्या क्या बोले जा रहा था। आज जिसने एक ही पल में मुझे इतना बेचैन कर दिया, वो यहाँ चुपचाप खड़ी है। आखिर ये है कौन जिसकी इतनी हिम्मत की निहार सिंह चौहान का चैन सुकून इसने एक पल में ही चुरा लिया? कहीं ये हॉस्पिटल वाली लड़की तो नहीं? इतना सोचते ही निहार ने तेजी से अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ा दिए और अपनी तरफ आते हुए निहार को देखकर निविशा सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। क्या होने वाला था इन दोनों की पहली मुलाकात का अंजाम? क्या यही थी वो मासूम सी परी जो निहार की जिंदगी में मोहब्बत के फूल खिलाने वाली थी? क्या अपनी पहली ही मुलाकात में निहार उसका दिल दुखा देगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। निहार सीधा निविशा के सामने जाकर खड़ा हो गया। निविशा का सर झुका हुआ था और उसे अपने सामने खड़े निहार के सिर्फ जूते दिखाई दे रहे थे। निविशा ने कसकर अपने दुपट्टे को पकड़ लिया। निहार उसे गौर से ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी यहाँ रुकने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बार बार तोड़ने की आदत है। निविशा को बहुत डर लग रहा था। निहार बेसब्री से उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। निहार को अब गुस्सा आने लगा और उसने अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ाया ही था कि तभी निविशा झट से पलट गई और निहार के सामने उसकी पीठ आ गई। निहार ने अपना हाथ हवा में ही रोक दिया। निविशा ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके बोली, माफ कीजिएगा सीएम सर, हम यहाँ पर बस ऐसे ही वक्त बिताने आए थे और फिर अचानक से आप यहाँ आ गए और हमें यहाँ से जाने का मौका ही नहीं मिला। उस लड़की की आवाज, उसके एक एक शब्द, उसका बोलने का तरीका, सब कुछ निहार के अंदर तक उतर रहा था। वो इस वक्त दुनिया जहां से बेखबर होकर बस उस लड़की की हसीन और मीठी आवाज सुनकर उसमें खोता जा रहा था। उसे ये आवाज जानी पहचानी सी लगी। निहार कुछ कहता इससे पहले उसका फोन बजने लगा। जैसे ही निहार फोन अटेंड करने के लिए वहां से थोड़ी दूर गया, निविशा मौके का फायदा उठाकर वहां से जाने लगी। तभी गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की। ये देखकर निहार ने गार्ड्स को हटने का इशारा किया। जाने दीजिए उन्हें। उसकी आवाज सुनते ही गार्ड्स पीछे हो गए। निविशा ने चैन की सांस ली और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और उसी वक्त उसकी नजर एक बार फिर से निहार की नजरों से जा मिली। वो बस एकटक निविशा की बोलती हुई आंखों में झांक रहा था। निविशा वापस मुड़कर तेजी से वहां से चली गई। उसके जाते ही निहार को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी वजह से निहार ने कॉल कट कर दिया था। वो सब लोग वहां से चौहान महल के लिए निकल गए, पर पूरे रास्ते निहार बेचैन रहा और गुस्से में जलता रहा। ये सब याद आते ही निहार ने अपनी आंखें खोली और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, कौन थी वो जिसकी इतनी मजाल कि वो हमें बेचैन कर गई? पर हम बिल्कुल भी नहीं पिघलेंगे, क्योंकि ये गलत है। निहार को पता नहीं था कि वो अनजान लड़की उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गई थी और अब उसके ख्यालों से छुटकारा पाना आसान नहीं था। अब दोनों का मिलना बहुत जरूरी था। अगले दिन दोपहर के 2 बजे चौहान इंडस्ट्रीज में उम्मेद जी अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहे थे, जिसके बाहर प्रेसिडेंट की नेम प्लेट लगी हुई थी। तभी उनके पीए ने अंदर आकर उनसे पूछा, हुकुम सा, सोमेश राव सा आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही उम्मेद जी ने उन्हें तुरंत अंदर बुलाया। उन्हें सम्मान के साथ अंदर भेजो। पीए गर्दन हिलाकर वहां से चला गया
और कुछ ही देर में सोमेश राव उम्मेद जी के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए बोला, कैसे हैं आप समधी सा? उम्मेद जी अपनी जगह से खड़े हुए और सोमेश जी के पास जाकर बोले, आइए समधी सा, बैठिए। वो दोनों सोफे पर बैठ गए। सोमेश काफी उदास दिख रहा था और उसके चेहरे को देखकर उम्मेद जी बोले, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? सोमेश जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहता था। उम्मेद जी सोमेश के दिल की बात समझने की कोशिश करते हुए सोमेश जी को देखकर बोले, कहिए, क्या बात करनी है आपको? जी, हम अपनी छोटी बेटी की शादी आपके होनहार बेटे से करवाना चाहते हैं, क्योंकि अब। इतना कहकर वो चुप हो गए। उनकी चुप्पी देखकर उम्मेद जी बोले, पूरी बात क्या है? सब ठीक तो है ना? सोमेश जी दुखी होकर बोले, जी, मुझे हार्ट अटैक और डायबिटीज की प्रॉब्लम है और शरीर अंदर से पूरा खोखला हो गया है। अब पता नहीं इस धरती पर कितने वक्त का मेहमान हूं, तो मैं चाहता हूं कि अपनी मौत से पहले अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। अपनी छोटी बेटी की मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है, क्योंकि वो बहुत सीधी और भोली है। वो इस धोखेबाज दुनिया से बिल्कुल अनजान है। ऐसे में अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? आप ही बताइए समधी सा। सोमेश जी की बात सुनकर उम्मेद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, हम भी मिले हैं मेघना से। वो काफी सीधी बच्ची है और सच कहूं तो सब कुछ ठीक है। बस दिक्कत तो है हमारे कुंवर के फैसले में। हमारा मतलब है कि आप सब जानते ही हैं कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। सोमेश जी ने ये सुनते ही अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, कुंवर साहब की हर बात मानते हैं और अगर आप उनसे इस बारे में बात करेंगे तो वो जरूर मान जाएंगे। प्लीज, हम आपसे हाथ जोड़ते हुए निवेदन करते हैं कि हमारी बच्ची को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। उम्मेद जी ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और उन्हें समझाने की कोशिश की, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम इस बारे में कुंवर से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो मेघना से शादी के लिए मान जाए। उम्मेद जी की बात सुनकर सोमेश बहुत खुश हो गया। उसे पता था कि कुंवर निहार अपने बाबा सा की हर बात मानते थे। रात के 10 बजे निहार चौहान महल की छत पर टहल रहा था। निहार के दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस लड़की का ख्याल छाया हुआ था। कुछ ही देर में उम्मेद जी छत पर आए और उसके पास जाकर खड़े हो गए। निहार ने उन्हें देखकर पूछा, आप अभी तक सोए नहीं? उम्मेद जी निहार के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है कुंवर। निहार ने अपने बाबा सा की तरफ देखकर कहा, जी कहिए। उम्मेद जी गहरी सांस लेकर बोले, देखिए बेटा, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। पूरा परिवार कितनी उम्मीद लगाए बैठा है कि हमारे कुंवर की शादी होगी, उनका अपना परिवार होगा। अब वो सही वक्त आ गया है बेटा, आप हमारी बात मान जाइए। निहार को गुस्सा आने लगा, पर वो अपने बाबा सा के सामने गुस्सा नहीं दिखा सकता था, इसलिए वो सीधे सटीक शब्दों में बोला, बाबा सा, इसके लिए हम मन और दिमाग से बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। हमें ये सब गलत लगता है, टाइम वेस्ट करना लगता है। इससे अच्छा हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। शादी बहुत पवित्र बंधन होता है बेटा, ये आपको अभी एहसास नहीं होगा, लेकिन एक दिन आप खुद हमसे कहेंगे कि शादी से बढ़कर कोई पवित्र बंधन नहीं है। हम आपके हर फैसले का सम्मान करते हैं, तो आपको भी अपने बूढ़े माँ बाप की ये इच्छा अब पूरी कर देनी चाहिए। उम्मेद जी की बात सुनकर निहार गुस्से से बोला, बाबा सा, आप ऐसा मत कहिए, आप दोनों के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। उम्मेद जी तुरंत बोल पड़े, तो फिर शादी कर लीजिए। निहार गुस्से में छत के किनारे जाकर खड़ा हो गया और आंखें बंद करके खुद को शांत करने लगा। उम्मेद जी उसके पास आए और आसमान की तरफ देखते हुए बोले, क्या आप किसी लड़की से प्यार करते हैं? क्या आपकी जिंदगी में कोई लड़की है? उम्मेद जी के इतना कहते ही पता नहीं क्यों निहार को उस अनजान लड़की की खूबसूरत गहरी आंखें दिखाई देने लगी, जिससे वो बेचैन हो गया। उसने कसकर रेलिंग को पकड़ लिया और अपने दिल के अनजान जज्बातों को दबाते हुए बोला,
हमारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। ये कहते हुए निहार के सीने में दर्द महसूस हुआ। वो बहुत परेशान हो रहा था। निहार की बात सुनकर उम्मेद जी गहरी सांस लेते हुए बोले, तो फिर मेघना सोमेश राव से शादी कर लीजिए। निहार ये सुनकर हैरान रह गया और उसने बड़ी बड़ी आंखों से अपने बाबा सा की तरफ देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? हम उनसे शादी कैसे कर सकते हैं? हमने उन्हें कभी ऐसी नजर से देखा ही नहीं है। उम्मेद जी ने निहार को समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो सोमेश राव की परेशानी समझ रहे थे। उन्होंने निहार को देखकर प्यार से कहा, शादी हो जाएगी और साथ में रहने लगोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और एक दिन प्रेम भी हो जाएगा। और वैसे भी मेघना से आपकी शादी होने में आपका राजनीतिक करियर भी बहुत आगे जा सकता है और पार्टी में कोई खतरा भी नहीं होगा। ये सुनते ही निहार ने पूछा, वो कैसे? उम्मेद जी को लगा कि शायद अब निहार के ऊपर उनकी बातों का असर होने लगा है। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने निहार को समझाना शुरू किया। देखो, सोमेश्वर राव के पास कम से कम 25 से 30 एमएलए हैं, जिनके बहुमत से हमें काफी फायदा मिलता है। तो अगर उनकी दूसरी बेटी भी हमारे घर की बहू बन गई तो वो सारे एमएलए भी आपके हो जाएंगे। ये सुनकर निहार ने अपनी गर्दन हिलाई और अपनी बात उम्मेद जी के सामने रखते हुए कहा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास 150 से ज्यादा एमएलए हैं और हमने पूरे राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। वो 30 एमएलए हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। लेकिन उम्मेद जी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। आज वो शायद ठान कर गए थे कि अपने बेटे के मुंह से हाँ बुलवा कर ही जाएंगे। उन्होंने फिर से अपनी बात निहार को समझाते हुए कहा, बेटा, कई बार सुई जो काम कर देती है वो तलवार भी नहीं कर पाती है। इसलिए आप हमारी बात मान जाइए और मेघना से शादी के लिए हाँ कह दीजिए। अपने माता पिता के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। उम्मेद जी के लगातार प्रेशर की वजह से निहार थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उनकी इमोशनल बातें निहार पर असर कर रही थी। वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन अपने बाबा सा को दुखी नहीं कर सकता था। निहार काफी देर तक चुप खड़ा रहा और उम्मेद जी प्यार से अपने बेटे को देखते रहे। आधे घंटे बाद निहार ने गहरी सांस ली और बिना किसी फीलिंग के साथ बोला, ठीक है बाबा साहब, हम ये शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। आखिर कौन सी शर्त रखने वाला था निहार अपने बाबा साहब के सामने? क्या वो कर लेगा मेघना से शादी? फिर क्या होगा उसकी मासूम मोहब्बत का, जिसने अभी अभी उसके दिल पर दस्तक दी है? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। निहार अपने बाबा साहब को देखकर बोला, बाबा साहब, हमारी शर्त यह है कि जिससे भी आप हमारी शादी करवाना चाहते हैं वो कभी हमारी निजी जिंदगी में दखल नहीं देगी। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो शादी के बाद कोई भी हमारे और हमारी राजनीति के बीच में नहीं आनी चाहिए। निहार की बात सुनकर उम्मेद जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए बोले, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। और अब हम ये खुशखबरी जाकर आपकी माँ सा को देते हैं। गुड नाइट कुंवर। इतना कहकर उम्मेद जी वहां से चले गए। उनके जाते ही निहार ने गुस्से से छत की दीवार पर जोर का मुक्का मारा और अपनी गुस्सैल निगाहों से सामने देखते हुए बोला, क्यों क्यों? हम तुम्हारे सामने गिल्ट महसूस कर रहे हैं या फैसला लेने के बाद? जबकि तुम तो हमारे लिए अनजान हो, तुम्हारा नाम तक नहीं जानते हम। निहार ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस वक्त बहुत परेशान था। उसने शादी के लिए हाँ तो कह दिया था, पर उसके दिमाग पर वो लड़की हावी हो चुकी थी जिससे निहार को बहुत फर्क पड़ रहा था। वहीं सुभाष नगर में निवेशा अपने बेड पर बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। तभी उसके सामने निहार का हैंडसम चेहरा घूमने लगा, जिसकी वजह से वो एकदम बेचैन हो गई। उसने चादर को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके बोली, हे बाल गोपाल, उस दिन के बाद से सीएम चौहान का चेहरा हमें रोज बेचैन कर रहा है। हमें तो उनसे डर लगता है। न जाने कैसे हॉस्पिटल में उनके सामने हमारी जुबान चल गई। अच्छा हुआ जो उन्होंने हमारा चेहरा नहीं देखा, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता। निवेशा ने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस लेते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई
हमें शिद्दत से याद कर रहा हो। भाई साहब तो मुंबई में है, उनसे तो सुबह ही बात हुई थी। तो फिर कौन है जो मुझ सीधी सादी भोली सी लड़की को याद कर रहा है? देखिए, आप जो भी हैं फिलहाल सो जाइए और खुद को सुकून दीजिए। इतना कहकर निविशा ने अपनी आंखें खोल दी और वहीं दूसरी तरफ चौहान महल की छत पर खड़े निहार ने भी अपनी आंखें खोल दी और वहां से सीधा सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। निहार के शादी के लिए हाँ कहने की खबर सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश था, स्पेशली पवित्रा और उसके पिता। पवित्रा अपनी छोटी बहन को सरप्राइज देने के लिए अपने मायके गई हुई थी। पवित्रा और सोमेश मेघना के कमरे में आए। पवित्रा उसे अपने सीने से लगाकर खुशी से बोली, मेघू, आपका बचपन का सपना अब सच होने जा रहा है। कुंवर आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। अपनी बहन की बात सुनकर मेघना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो तो अपनी जगह पर ही कूदने लगी। तभी वो हैरानी से बोली, लेकिन दीदी, वो खड़ूस घमंडी इंसान शादी के लिए माना कैसे? सोमेश ने आगे आकर कहा, हमने सोचा क्यों ना सीधे उसके पिता से बात की जाए, तो बस हमारा काम हो गया। अब तुम चौहान खानदान के इकलौते चिराग की पत्नी बनोगी और राजस्थान राज्य के सीएम की बीवी बनोगी। हमारे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? मेघना खुशी से चहकते हुए बोली, आखिरकार अब कुंवर निहार हमारे होंगे, सिर्फ हमारे। तभी सोमेश उन दोनों को देखकर बोला, ठीक है, अब आप दोनों बातें कीजिए, हम कुछ जरूरी काम निपटा लेते हैं। इतना कहकर वो वहां से चले गए। उनके जाते ही मेघना खुश होकर बोली, दी, आज हमने होटल में अपने दोस्तों के लिए नाइट पार्टी ऑर्गेनाइज की है। इतनी बड़ी खबर सुनकर वो सब हमसे पार्टी मांग रहे थे। ये सुनते ही पवित्रा ने उसे तुरंत मना कर दिया, नहीं, हमें लगता है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। अब आप चौहान खानदान की बहू बनने वाली हैं। ये सब आपको शोभा नहीं देता मेघना। लेकिन मेघना बहुत जिद्दी थी। उसने पवित्रा की एक नहीं सुनी और पार्टी करने के लिए 7 बजते ही होटल के लिए निकल गए। जिस होटल में वो पार्टी करने गई थी, उसी होटल में उम्मेद जी की एक बिजनेस मीटिंग चल रही थी। सोमेश ने अपनी बेटी के बारे में उम्मेद जी को जैसा बताया था, मेघना उसकी बिल्कुल उल्टी थी। शराब पीना, स्मोकिंग करना, यहाँ तक कि ड्रग्स लेना, वो हर एक काम करती थी, मगर सबसे छुपाकर। अपने दोस्तों के साथ मिलकर आज उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। मेघना को अब बिल्कुल भी होश नहीं था। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन मेघना को शराब पीने से फुर्सत नहीं थी। खड़े होते ही उसके कदम लड़खड़ाने लगे। तभी मेघना की सहेली सलोनी ने उसे संभाल लिया, जो कि उससे थोड़ा कम नशे में थी। ओफो मेघना, माना कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन अगर तुम अपने आप को संभाल नहीं सकती तो इतना नशा करती क्यों हो? एक तो तुमने शराब पी है, ऊपर से ड्रग्स भी ले ली है। मेघना की जुबान लड़खड़ाने लगी। हम आज बहुत खुश हैं। हम अब पूरे राजस्थान पर हुकूमत करने वाले हैं। यही वो पल था जब कुछ लोगों के साथ उम्मेद जी मेघना और सलोनी के सामने से आ रहे थे। अचानक ही उनकी नजर मेघना पर पड़ी, जिसे सलोनी गाड़ी में बैठा रही थी। मेघना को देखते ही उम्मेद जी हैरान रह गए और अपने मन में सोचने लगे, ये तो मेघना है, सोमेश राव की बेटी। इसका मतलब उन्होंने हमसे अपनी बेटी के बारे में झूठ बोला। इसका ऐसा रूप देखकर तो हम यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये पवित्रा की बहन है। हम एक ऐसी लड़की के साथ अपने हीरे जैसे बेटे की शादी कराने चले थे। हमें इस बारे में फिर से सोचना होगा। ये सब कुछ सोचते ही उम्मेद जी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा और वो तुरंत वहां से निकल गए। रात के 12 बजे उम्मेद जी अपनी स्टडी रूम में टहल रहे थे। तभी उनका पीए आया और उनके सामने सर झुकाकर बोला, खम्मा घड़ी हुकुम साहब, जैसा आपने कहा था, हमने मेघना के बारे में जानकारी हासिल की है और उसकी रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो लड़की अक्सर देर रात तक पार्टी करती है, बहुत सारी नशीली चीजों का सेवन करती है, स्पेशली शराब का। और तो और 1 महीने पहले उसका किसी लड़के से ब्रेकअप भी हुआ था। पीए की बात सुनकर उम्मेद जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को मेज पर फेंक दिया और गुस्से से बोले, शुक्र है बाल गोपाल का जो हमें वक्त रहते इस लड़की की सच्चाई पता चल गई।
वरना हम अपने ही हाथों से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देते और हमारे खानदान की नाक कटवा देते। ये लड़की सच में पवित्रा की बहन है? हमें तो यकीन ही नहीं होता। कहाँ पवित्रा इतनी सुशील और संस्कारी है और कहाँ उनकी बिगड़ैल बहन। नहीं, ऐसी लड़की को हम अपने खानदान की बहू हरगिज नहीं बना सकते। तभी पीए कुछ सोचते हुए बोले, हुकुम सा, लेकिन अब सोमेश सा को रिश्ते के लिए मना कैसे करेंगे? एक तो राजपूतों की जुबान है, ऊपर से पूरे राजपूताना में हमारी इज्जत का सवाल है, क्योंकि ये खबर चारों तरफ फैल गई है कि कुंवर की शादी सोमेश राव की बेटी से होने वाली है। ऐसे में हम पीछे हटेंगे तो बहुत बदनामी होगी। उम्मेद जी भी अपने पीए की बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। वो एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, हमें हमारे बेटे के लिए ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उन्हें प्यार दे, जिंदगी भर उनका साथ निभाए, उन्हें हर वो खुशी दे जिससे हमारे कुंवर दूर हैं। हमें हमारे खानदान के लिए ऐसी बहू चाहिए जो हमारे खानदान को आगे लेकर जाए, ना कि उसकी गरिमा मिट्टी में मिला दे। हमसे लापरवाही तो हो चुकी है, लेकिन अब हम ही इसे ठीक करेंगे। पीए हर चीज के बारे में सोचने लगा कि इस शादी को तोड़ने के बाद उन्हें क्या क्या नुकसान हो सकता था। तभी उसने उम्मेद जी के सामने हर एक पहलू को रखने की कोशिश की। हुकुम सा, हो सकता है कि सोमेश राव अपने 25 से 30 एमएलए की धौंस भी हमारे ऊपर जमाए, तो ऐसे में हमें बहुत सावधानी से हर एक कदम आगे बढ़ाना होगा। उम्मेद जी गहराई से सोचते हुए बोले, अभी के लिए इस बात को यहीं पर रोक दो, क्योंकि कल अल्बर्ट हॉल में पार्टी है। हमें फिलहाल वहां ध्यान देना होगा और बड़ी मुश्किल से कुंवर शादी के लिए राजी हुए हैं, तो इस बार उनकी शादी तो हमें करवानी ही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पीए अपनी गर्दन हिलाकर वहां से चला गया। अगले दिन शाम को 5 बजे विकास जी खुद को आईने में देखकर अपनी टाई पहनने की कोशिश कर रहे थे। तभी निविशा उनके पास आई और उनको टाई पहनने में मदद करती हुई बोली, वैसे कहाँ जा रहे हैं आप आज इतना बन ठन कर? विकास जी निविशा को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, भूल गई आप, आज अल्बर्ट हॉल में सीएम चौहान के सम्मान के लिए सेलिब्रेशन पार्टी है, तो बस उसी सिलसिले में हमारी कंपनी को भी इनविटेशन मिला है। पर हमारी कंपनी के सीईओ वहां नहीं जा सकते, तो उनकी जगह उनके मैनेजर यानी कि हम जा रहे हैं। निहार का जिक्र आते ही निविशा को अजीब सा एहसास होने लगा। उसे वो वक्त याद आने लगा जब वो उससे मिली थी। निविशा ने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को शांत करते हुए बोली, अरे वाह पापा, आप तो सीधा सीएम से मिल पाओगे, उन्हें देख पाओगे। चलिए अल्बर्ट हॉल तक हम भी आपके साथ चलते हैं, हमें भी मार्केट में कुछ काम है। विकास जी ने हाँ कह दिया। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी कार में बैठकर अल्बर्ट हॉल के लिए निकल गए। जब वो पहुंचे तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। अल्बर्ट हॉल में बड़े से दरवाजे के बाहर मीडिया और आम जनता की भीड़ जमा हो गई थी। विकास जी की जांच पड़ताल करके और उनका एंट्री पास देखकर गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। तभी निविशा ने उन्हें बाय बोला, बाय पापा, हम अब वापस जाते हैं और हाँ, हम आपके लिए बहुत खुश हैं। निविशा के ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी मोड़ी, निविशा की नजर सड़क के किनारे लगी भीड़ पर पड़ी, जहाँ कुछ लड़के एक बूढ़े आदमी को धक्का मार रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखकर निविशा को गुस्सा आ गया और वो ड्राइवर को देखकर बोली, भैया जरा गाड़ी रोकिए, मुझे कुछ काम है। ड्राइवर ने गाड़ी साइड लगा दी और निविशा गाड़ी से बाहर निकलकर उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ने लगी। ड्राइवर भी उसके पीछे पीछे आ गया। उसके वहां पहुंचते ही उनमें से एक लड़के ने बूढ़े आदमी को जमीन पर धक्का दिया, लेकिन तभी निविशा ने उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और उस लड़के को देखकर धीमी लेकिन तीखी आवाज में बोली, देखिए ऐसा नहीं करते हैं, ये हमारे बड़े हैं और आप इनके साथ इतना गलत बिहेव कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। निविशा की खूबसूरती और उसकी मीठी आवाज सुनकर वो लड़के तो उसे देखते ही रह गए। तभी वहाँ पर उम्मेद जी और उनका पूरा परिवार पार्टी अटेंड करने के लिए आ गया। उनकी गाड़ियां आगे बढ़ रही थी, लेकिन सड़क के किनारे हुए हंगामे की वजह से वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हो चुकी थी। उम्मेद जी सड़क किनारे लगी भीड़ को देखते हुए आगे बैठे पीए से बोले, क्या हो रहा है, जाओ देख कर आओ, कहीं भीड़ में किसी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो। क्या निविशा ने उस बूढ़े आदमी की भलाई करके खुद को किसी मुसीबत में डाल लिया था? क्या निहार और निविशा की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ने वाली है?
कैसे शुरू होगी इन दोनों की अनोखी मोहब्बत की कहानी, जानने के लिए सुनिए इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। उम्मेद जी सड़क किनारे लगी भीड़ को देखते हुए आगे बैठे पीए से बोले, ये क्या हो रहा है? जाओ देख कर आओ, कहीं भीड़ में किसी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो। पीए तुरंत गाड़ी से उतर गया और उस भीड़ में चला गया और उम्मेद जी को वीडियो कॉल करके वो सब लाइव दिखाने लगा। उम्मेद जी गौर से देख रहे थे, तभी उन्हें एक लड़की दिखाई दी जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और उसने एक बूढ़े आदमी को सहारा दिया हुआ था और भीड़ ने उनको घेरा हुआ था। पीए वहां पहुंचकर बोला, ये सब क्या हो रहा है और यहाँ पर इतना हंगामा क्यों किया हुआ है? आप सबको पता है ना, कुछ ही देर में यहाँ पर सीएम चौहान का काफिला आने वाला है। इतना हंगामा देखकर उन्हें कितना गुस्सा आएगा। पीए के इतना कहते ही निविशा उन्हें देखकर बोली, सुनिए प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। देखिए ना, अंकल की तबीयत खराब हो गई है और यहाँ पर कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। ये लड़के हमें जाने नहीं दे रहे। निविशा की इतनी प्यारी और मीठी आवाज सुनकर उम्मेद जी उसे देखते ही रह गए। वहीं निविशा की बात सुनकर उन लड़कों में से एक लड़का बोला, तूने क्या ठेका ले रखा है किसी भी अनजान की मदद करने का? चुपचाप यहाँ से चली जा। लेकिन निविशा भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो उन लड़कों से बिल्कुल भी नहीं डरी और उस लड़के की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, अनजान है तो क्या हुआ? हमारे लिए तो ये हमारे दादा जैसे हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाइए, इन्हें छोड़ दीजिए वरना ठीक नहीं होगा। निविशा की बात सुनकर उम्मेद जी तुरंत अपने पीए से बोले, भीड़ को वहाँ से तुरंत हटाओ, हम आ रहे हैं। उम्मेद जी ने कॉल कट कर दिया और गाड़ी से बाहर निकलकर अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ने लगे। सुप्रिया जी उन्हें रोकना चाहती थी पर वो नहीं माने। पीए ने अपने गार्ड्स की मदद से भीड़ को हटवा दिया। अब निविशा उस बूढ़े आदमी को जगाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो बेहोश हो गया था। अंकल प्लीज उठिए, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको अभी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तभी उम्मेद जी वहाँ पर आ गए और उन्हें देखकर सारे गार्ड्स एक तरफ हो गए। उम्मेद जी ने जमीन पर बैठी निविशा को देखकर पूछा, क्या हुआ बच्ची, आप इस तरह से यहाँ क्यों बैठी हैं? उम्मेद जी की आवाज सुनकर निविशा ने उनकी तरफ देखा और उन्हें सब कुछ बता दिया। निविशा की बात सुनकर उम्मेद जी बहुत खुश हो गए और उन्होंने निविशा के सर पर हाथ रखकर कहा, आज के जमाने में ऐसे बच्चे भी हैं जो बूढ़े लोगों की मदद करना जानते हैं। आपके संस्कार सचमुच बहुत अच्छे हैं बेटा। निविशा के बोलने का तरीका देखकर उम्मेद जी पहचान गए थे कि वो कितनी संस्कारी और अच्छी लड़की थी। साथ ही साथ निविशा दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। उम्मेद जी ने गार्ड को इशारा किया तो गार्ड आगे आए और उस बूढ़े आदमी को उठाकर बगल की एक बेंच पर बिठा दिया और उसके चेहरे पर पानी की बूंदें डालने लगे। निविशा परेशान होकर उस बूढ़े आदमी को देख रही थी और उम्मेद जी मुस्कुराते हुए निविशा का चेहरा देख रहे थे। कुछ ही देर में उस आदमी को होश आ गया। निविशा ने तुरंत जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। अंकल आप ठीक तो हैं? हम तो डर ही गए थे। उस आदमी ने प्यार से निविशा के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने हमें उन लड़कों से बचा लिया। वो जबरदस्ती हमारे पैसे छीनना चाहते थे, किसी ने हमारी मदद नहीं की, सिर्फ आप आगे आई। आप सच में बहुत बहादुर हैं। निविशा उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। वो उस आदमी से कुछ कहती कि तभी वहां पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। चारों तरफ फिर से हंगामा खड़ा हो गया क्योंकि सीएम चौहान का काफिला वहां पहुंच रहा था। मीडिया और भीड़ ये देखकर बेकाबू हो गए। बड़ी सी चौड़ी सड़क पर पुलिस की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी और उसके पीछे 7 से 8 काली गाड़ियां चल रही थी। निहार सेकंड नंबर की अपनी ब्लैक गाड़ी में बैठा हुआ था। सीएम के काफिले के वहां आते ही निविशा ने अपना दुपट्टा ओढ़ लिया और अपने चेहरे को छिपाकर सड़क पर देखते हुए खुद से बोली, हे भगवान, कहाँ तो लोग सीएम को देखने के लिए मरे जा रहे हैं और हम इनसे भागना चाहते हैं तो बार बार इन्हीं से टकरा जाते हैं। निहार गाड़ी की बैक सीट पर बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पर पड़ी तो उसे दूर एक पेड़ के नीचे अपने बाबा साहब और उनके गार्ड्स दिखाई दिए। निहार उन्हें हैरानी से देखते हुए सोचने लगा, बाबा साहब वहाँ पर क्या कर रहे हैं? उन्हें तो हॉल के अंदर होना चाहिए था और वो इस तरह से जनता के बीच में क्यों खड़े हैं? निहार ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उम्मेद जी के बगल में खड़ी लड़की पर पड़ी। उसे देखते ही निहार का दिल धक धक करने लगा।
उसे वही बेचैनी फिर से होने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी दमदार आवाज में बोला, ये वही है, हाँ ये वही है। इन्हें हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं पहचान सकता, कोई नहीं। निहार के इतना कहते ही निविशा का दुपट्टा थोड़ा खिसक गया और उसकी खूबसूरत आंखें एक बार फिर से निहार के सामने आ गई। लेकिन निविशा ने झट से अपने चेहरे को ढक लिया और निहार की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई और उस बूढ़े आदमी को संभालने लगी। निविशा के ऐसा करने से निहार बेताब हो गया उसे देखने के लिए, और वो अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर गाड़ी से बाहर निकलने ही वाला था कि पीए और मैनेजिंग टीम ने उसे रोक लिया। उसका पीए डरते डरते बोला, सर, बाहर जनता आपको देखने के लिए बेकाबू हो रही है। अगर आप ऐसे ही बाहर चले गए तो आपकी सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। प्लीज आप बाहर मत निकलिए। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने निहार को रोका और उनकी गाड़ियां तेजी से अल्बर्ट हॉल के बड़े से दरवाजे के अंदर चली गईं। उनके जाते ही उम्मेद जी निविशा की तरफ मुड़कर प्यार से बोले, बेटी, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जरा अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखा कीजिए। इस तरह भीड़ से पंगा लेना सही नहीं था। निविशा उनकी तरफ मुड़कर बड़ी रिस्पेक्ट से बोली, जी आप सही कह रहे हैं, पर हम किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकते। लेकिन आगे से हम अब ध्यान रखेंगे। हमारी हेल्प करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इतना कहकर निविशा ने उम्मेद जी के आगे हाथ जोड़ लिए और उम्मेद जी उसके सर पर हाथ रखकर बोले, हमेशा खुश रहिए बेटा। उम्मेद जी ने अपने गार्ड से कहकर उस बूढ़े आदमी को सही सलामत वहां से भिजवा दिया और निविशा भी अपने ड्राइवर के साथ वहां से चली गई। उसके जाने के बाद उम्मेद जी भी अपने आदमियों के साथ वहां से चले गए। सीएम हॉल के अंदर आते ही निहार का जोरदार स्वागत किया गया और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर, मंत्री और दूसरे राज्यों के सीएम भी उनसे मिलने पहुंच गए। कुछ ही देर में पार्टी शुरू हो चुकी थी। विकास जी भी सबसे मिल रहे थे और किसी बिजनेसमैन से बात कर रहे थे। उनसे थोड़ी दूरी पर उम्मेद जी खड़े थे और मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे। तभी विकास जी का फोन बजने लगा। उन्होंने देखा निविशा उन्हें कॉल कर रही थी। विकास जी ने तुरंत कॉल अटेंड किया। हेलो। इतना कहने पर उन्हें सामने से निविशा की आवाज नहीं आई, तो वो थोड़ा जोर से बोले, हेलो हेलो निविशा। निविशा का नाम सुनते ही उम्मेद जी के कान खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि एक आदमी निविशा का नाम ले रहे थे। विकास जी अपना फोन लेकर एक तरफ चले गए तो उम्मेद जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। विकास जी फिर से बोले, हेलो निविशा, बेटा क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ पापा, आ रही है। हम पूछना चाहते थे कि आप ठीक से अंदर पहुंच गए? विकास जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बच्चे, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप हमारी इतनी फिक्र मत किया कीजिए, बल्कि हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप ठीक हो ना बच्चे? निविशा ने धीरे से जवाब दिया, जी पापा, हम भी ठीक हैं। बस घर के लिए निकल रहे थे तो सोचा कि एक बार मंदिर चले जाएं। निविशा की बात सुनकर विकास जी के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद से अपनी माँ के लिए मंदिर का खास प्रसाद जरूर ले जाना, उन्हें बहुत पसंद है। निविशा ने हाँ बोलकर कॉल कट कर दिया। पीछे मुड़ते ही विकास जी की नजर सामने खड़े उम्मेद जी पर पड़ी। उम्मेद जी ने उन लोगों की सारी बातें सुन ली थी। उम्मेद जी को देखकर विकास जी थोड़े हैरान होकर बोले, खम्मा घड़ी हुकुम सा। उम्मेद जी मुस्कुराते हुए बोले, घड़ी खम्मा, कैसे हैं आप? विकास जी तो इतने बड़े आदमी को अपने सामने देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ऊपर से उम्मेद जी का व्यवहार उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। विकास जी अपने हाथ जोड़ते हुए बोले, जी मैं बस बढ़िया हूँ। उम्मेद जी उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। शायद उनके दिल में कुछ तो ऐसा चल रहा था जो बहुत बड़ा था। उम्मेद जी ने विकास जी को देखकर पूछा, वैसे आपका परिचय? इतना सुनते ही विकास जी ने उन्हें अपने बारे में बताया। जी राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ जगत सिंह राठौर के मैनेजर हैं हम, और आज उनकी जगह पर ये पार्टी अटेंड करने आए हैं। वैसे आपसे मिलकर अच्छा बहुत लगा। उम्मेद जी को विकास जी के बात करने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने विकास जी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आप किससे बात कर रहे थे? विकास जी मुस्कुराते हुए बोले, हमारी बेटी निविशा से। उन्हें हमारी बहुत चिंता रहती है। वैसे तो हम उनके पिता हैं, लेकिन वो हमारी माँ की तरह हमारा ख्याल रखती हैं। निविशा का नाम सुनते ही उम्मेद जी खुश हो गए।
वो जिस चीज की उम्मीद कर रहे थे वो अब पूरी होती नजर आ रही थी। उन्होंने विकास जी की बात सुनकर हंसते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या हम आपकी बच्ची की तस्वीर देख सकते हैं? दरअसल हम कुछ देर पहले एक लड़की से मिले थे, उनका नाम भी निविशा था और वो भी बहुत अच्छी थी। एक अनजान व्यक्ति की मदद कर रही थी। इतना सुनते ही विकास जी जोर से हंस पड़े, क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने तुरंत उम्मेद जी को जवाब दिया, तो फिर तो वो हमारी निविशा ही होगी, क्योंकि उनके अंदर हर किसी की मदद करने का जज्बा है। उम्मेद जी खुश हो गए और विकास जी ने अपने फोन में से निविशा की एक तस्वीर निकालकर उम्मेद जी को दिखा दी। तस्वीर देखकर उम्मेद जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ जी, ये वही बच्ची है। सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी बेटी मिली। वैसे इनकी सगाई या शादी हो चुकी है क्या? उम्मेद जी बड़ी ही बेसब्री से विकास जी के जवाब का इंतजार कर रहे थे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे कि विकास जी का जवाब ना में हो। वो अपने मन में भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले, हे ईश्वर, हमें आज एक नायाब हीरा मिला है अपने बेटे के लिए। बस कृपा करना कि वो उसके जीवन में आने से पहले ही किसी और की ना हो जाए। विकास जी का जवाब ना में ही आए। क्या होने वाला था आगे? क्या निहार की जिंदगी में आने से पहले ही निविशा किसी और की होने वाली थी, या फिर पूरी होने वाली थी उम्मेद जी के दिल की चाहत? क्या निहार अब मेघना को छोड़कर किसी और से शादी करने के लिए तैयार होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ आ रही थी। निविशा की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, वो जोर से चिल्लाई, हटिए वहां से, वरना आपको चोट लग जाएगी। इतना बोलते ही निविशा तुरंत उसकी तरफ भागी और उसने खींचकर लड़की को सड़क के किनारे कर दिया। ये देखकर वो लड़की घबरा गई, उसकी तो सांसें ही अटक गई थी। उस लड़की ने निविशा की तरफ देखा और झट से उसे गले लगाकर बोली, ओह माय डार्लिंग, थैंक यू सो मच हमारी जान बचाने के लिए। अगर तुम नहीं आती तो आज हम मर जाते। निविशा उस लड़की से अलग होकर बोली, इट्स ओके डियर, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ व्हेन यू आर क्रॉसिंग अ रोड। लड़की को निविशा बहुत पसंद आ रही थी, आखिर उसने उसकी जान बचाई थी। सही कहा तुमने, अब हर जगह तुम तो नहीं आ सकती हमें बचाने के लिए। वैसे हमारा नाम मेघना राव है, तुम्हारा नाम क्या है? निविशा मुस्कुराते हुए बोली, निविशा महेश्वरी। उसका नाम सुनते ही मेघना खुश होकर बोली, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, एंड यू आर आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। उसकी बात सुनकर निविशा मुस्कुराने लगी। तभी मेघना ने अपना हाथ निविशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दोस्त बनोगी हमारी? निविशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ जरूर। उन दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे से कुछ बातचीत करने के बाद उन्होंने अपने नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ी। रात के लगभग 12 बजे चौहान महल के सबसे ऊपरी फ्लोर पर बने एक आलीशान कमरे की बड़ी सी बालकनी में एक स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसमें निहार पूल के पानी में दीवार का सहारा लिए बिना शर्ट के खड़ा था। वो आसमान में चमकते हुए चांद को देखकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, कभी किसी फैसले को लेने के बाद हम इतना बेचैन नहीं हुए हैं जितना अब हो गए हैं, जबकि हम उस अनजान लड़की को जानते भी नहीं हैं। तो उसके लिए हमें इतना बुरा क्यों लग रहा है, मानो वो लड़की हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। I just hate that because no one can rule me. I am the ruler of my life and my whole state. इतना बोलकर जैसे ही निहार ने आंखें बंद की, फिर से उसके सामने निविशा की खूबसूरत आंखें आ गईं। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली और पानी में अपना हाथ मार दिया। वो अपने दांत पीसते हुए गुस्से से चिल्लाया, नहीं, दूर हो जाओ हमारे ख्यालों से, हमें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। ये रात बीत चुकी थी और अगला दिन सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ धमाका लेकर आने वाला था। सुबह के वक्त विकास जी बाहर लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी। तभी उनके पास उम्मेद जी का फोन आया। उनका नाम देखते ही विकास जी ने तुरंत फोन उठा लिया। खम्मा घड़ी हुकुम सा। उधर से उम्मेद जी की चहकती हुई आवाज सुनाई दी, घड़ी खम्मा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, अगर आपके पास वक्त हो तो। विकास जी तुरंत बोल पड़े,
अरे हुकुम सा, आप तो आदेश कीजिए, आपके लिए तो कुछ भी। लेकिन उम्मेद जी कुछ सोच रहे थे, इसलिए वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और उन्होंने थोड़ा सा ठहर कर शांत लहजे में कहा, हम आपको एड्रेस भेजते हैं, आप वहाँ पर पहुँच जाइए, वहीं पर बातचीत कर लेते हैं, ठीक है? विकास जी ने हाँ कह दिया और कुछ देर बाद वो एक होटल के लिए निकल गए, जिसके प्राइवेट रूम में उनकी और उम्मेद जी की मीटिंग शुरू हो गई। वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। उम्मेद जी उन्हें देखकर बोले, देखिए विकास जी, हमें ज्यादा घुमाकर बात करना पसंद नहीं है, इसलिए हम सीधा सीधा आपको बता देते हैं कि हमें आपकी बेटी निविशा बहुत पसंद आई, इसलिए हम अपने बेटे निहार के लिए आपसे निविशा का हाथ मांगते हैं। उम्मेद जी की बात सुनकर विकास जी दंग रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उनके जैसे आम इंसान की बेटी के लिए राज्य के सीएम का रिश्ता आएगा। विकास जी नॉर्मल नहीं हो पा रहे थे। तभी उम्मेद जी बोले, देखिए, हम ऊंच नीच में यकीन नहीं रखते और आप तो वैसे भी महेश्वरी हैं। आपका परिवार हमारे परिवार के लिए एकदम ठीक है और आपकी निविशा तो हमारे खानदान की शोभा बढ़ा देगी, इसलिए आप अपनी बेटी हमारी बहू के रूप में हमेशा के लिए हमें सौंप दीजिए। हम वादा करते हैं आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, एक बाप की तरह हमेशा उनका ख्याल रखेंगे, बस उन्हें हमारे निहार की बीवी बना दीजिए। ये सुनकर विकास जी इतने ज्यादा खुश थे कि उनसे अपनी खुशी नहीं संभाली जा रही थी। किसी तरह खुद को संभालकर वो उम्मेद जी की तरफ देखकर बोले, हुकुम सा, हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी तो हमारा नाम रोशन हो जाएगा और सच कहे तो हमें भी आपके बेटे बड़े अच्छे लगते हैं। उनकी पत्नी बनना तो निविशा का सौभाग्य होगा और अपनी बेटी को हम ऐसा सौभाग्य जरूर देना चाहेंगे, तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। आप एक बार हमारे घर पधार कर निविशा से मिल लीजिए, उससे बातचीत कर लीजिए। विकास जी की बात सुनकर उम्मेद जी ने खुश होकर विकास जी से हाथ मिला लिया और विकास जी के हाथ को थपथपाते हुए बोले, ठीक है, हम कल ही अपनी पत्नी के साथ आपके घर पर आएंगे और हमारी होने वाली बहू से मिलेंगे। कुछ देर बातचीत करने के बाद विकास जी अपने घर के लिए निकल गए और घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी मीता को सब बता दिया। मीता जी खुश होकर विकास जी को देखकर बोली, हम बहुत खुश हैं, वहाँ हमारी बेटी रानी की तरह राज करेगी और हम कल के लिए अभी से तैयारियों में लग जाते हैं। निविशा को सिर्फ इतना बताया गया था कि कल उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये खबर सुनकर निविशा की रात की नींद उड़ चुकी थी। पता नहीं क्यों, पर वो खुश नहीं थी। वो बार बार सीएम चौहान के बारे में सोच रही थी, जबकि उनसे उसका कोई लेना देना नहीं था। अब पता नहीं कल क्या होगा। वहीं चौहान महल पहुंचकर उम्मेद जी ने मेघना की सारी सच्चाई सुप्रिया जी को बता दी। उम्मेद जी के मुंह से मेघना की सच्चाई सुनकर सुप्रिया जी तो दंग रह गई। सुप्रिया जी परेशान होकर बोली, सुनिए, अब हम क्या करेंगे? हमने तो सोमेश सा को जुबान दे दी है कि उनकी बेटी की शादी हमारे बेटे से होगी, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। मेघना जैसी लड़की इस खानदान में आई तो हम सबकी नाक कटवा देगी और हम सोमेश सा को मना भी नहीं कर सकते। अब क्या करें, आप ही बताइए। उम्मेद जी बेड पर बैठते हुए बोले, हम कल एक लड़की देखने जा रहे हैं, उसी की तैयारी कीजिए। उम्मेद जी की बात सुनकर सुप्रिया जी एक बार फिर से हैरान होकर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? पहले एक मुसीबत से तो बाहर निकल जाइए, फिर रिश्ते के बारे में सोचिएगा। उम्मेद जी ने अपना फोन निकाला और उसमें से निविशा की तस्वीर निकालकर सुप्रिया के सामने कर दी। उस तस्वीर को देखकर सुप्रिया जी अपनी जगह पर जम सी गई और उसकी खूबसूरत आंखों में खो गई। उन्होंने उम्मेद जी के हाथ से फोन ले लिया और तस्वीर को गौर से देखते हुए बोली, ये तो असीम खूबसूरती की मूरत है। कौन है ये लड़की जिसके चेहरे पर ही उसकी पूरी सच्चाई और ईमानदारी झलक रही है? उम्मेद जी मुस्कुराते हुए बोले, इन्हें ही चुना है हमने हमारे निहार की पत्नी और हमारे खानदान की बहू बनाने के लिए। इतना कहकर उम्मेद जी ने सुप्रिया जी को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गई और अब तो वो भी निविशा से मिलने के लिए बेताब थी। लेकिन उन्हें सोमेश राव, पवित्रा, मेघना, इन सबसे बड़ा टेंशन तो निहार का था। वो फिर से परेशान होकर बोली, निहार को जब ये सब पता चलेगा तो वो तो पक्का हंगामा खड़ा कर देगा और उसके गुस्से को कोई रोक नहीं पाएगा। बड़ी मुश्किल से वो शादी के लिए माना था, मगर जब उसे पता चलेगा कि उसके लिए उसके माता पिता ने दूसरी लड़की पसंद कर ली है तो वो न जाने क्या करेगा।
उम्मेद जी उनकी परेशानी समझ रहे थे। उन्होंने सुप्रिया जी को समझाने की कोशिश की। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम वादा करते हैं कि निहार की शादी निवेशा से ही होगी और निहार खुद इस शादी के लिए हाँ कहेंगे। सुप्रिया जी ने उम्मेद जी के कंधे पर अपना सर रख दिया और गहरी सांस लेकर निहार के बारे में सोचने लगी। उन दोनों की ये रात ऐसे ही सोचते सोचते गुजर गई। अगले दिन निवेशा तैयार हो चुकी थी। उसने लाल रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था और अपने रेशमी लंबे बालों को खुला रखा था। माथे पर छोटी सी बिंदिया, कानों में बड़े बड़े झुमके और एक हाथ में सोने का कंगन और दूसरे हाथ में घड़ी। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके मन में निहार को लेकर बहुत सारी फीलिंग्स और बातें चल रही थी। वो परेशान होकर खुद से ही बातें कर रही थी। पता नहीं हमें ये सब कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। बार बार सीएम चौहान का ख्याल हमारे मन में क्यों आ रहा है। अगर हमने पापा को इस बारे में बताया तो उन्हें बुरा लगेगा। नहीं, हम उसी लड़के से मिलेंगे जिसे उन्होंने हमारे लिए चुना है। हमारे लिए अपने माता पिता की खुशी सबसे ऊपर है। कुछ देर बाद एक गाड़ी महेश्वरी हाउस के आगे आकर रुकी, जिसमें से उम्मेद जी और सुप्रिया जी अपने चेहरे पर मास्क पहनकर बाहर आए। विकास जी और मीता जी उनके चेहरे पर मास्क देखकर हैरान रह गए, लेकिन वो उन्हें पूरी रिस्पेक्ट के साथ घर के अंदर ले गए। सुप्रिया जी और उम्मेद जी हॉल में सोफे पर बैठकर निवेशा का इंतजार करने लगे। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी विकास जी बोले, हुकुम सा, बुरा न माने तो एक सवाल पूछना है आपसे। उम्मेद जी शायद समझ रहे थे कि वो क्या पूछना चाहते हैं। वो तुरंत बोले, हाँ कहिए ना। विकास जी ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अब ये सवाल पूछना उनके लिए जरूरी हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने मन की बात कह दी थी। आप दोनों यूं छुपकर क्यों आए हैं? कोई दिक्कत है क्या? विकास जी की बात सुनकर उम्मेद जी ने सुप्रिया जी की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, विकास जी, हम आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहते। बात दरअसल यह है कि हम निहार और निवेशा की शादी को दुनिया से छुपाकर रखना चाहते हैं। उम्मेद जी की बात सुनकर विकास जी और मीता जी हैरान रह गए। क्यों आए थे उम्मेद जी और सुप्रिया जी इस तरह छिपकर? क्या उनके मन में कोई और बात चल रही थी? क्या उनकी बात विकास जी और मीता जी मानेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या निहार इस शादी के लिए राजी होगा? जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। उम्मेद जी ने विकास जी को मेघना और सोमेश राव के बारे में सब कुछ बता दिया और एक गहरी सांस लेकर कहा, और हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद भी नहीं कर सकते। सोमेश राव निहार की पार्टी में कृषि मंत्री हैं और उसके पास पार्टी के 25 से 30 एमएलए हैं जिन्हें वो हमारे खिलाफ खड़ा कर सकता है। इसलिए हम अभी ये बात उस तक पहुंचने नहीं दे सकते कि हम अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से ना करके आपकी बेटी से कर रहे हैं। तभी मीता जी बीच में बोल पड़ी, लेकिन हमारी बेटी ही क्यों? माना कि आपके घर में बहू बनकर जाना उसके लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन इस तरह की शादी हमें ठीक नहीं लग रही है। उम्मेद जी एक माँ की चिंता समझ सकते थे। वो मीता जी को समझाते हुए बोले, देखिए, आपकी बेटी सर्वगुण संपन्न है और हमारे निहार के लिए एक अच्छी जीवन साथी साबित होगी, जिसकी निहार को सख्त जरूरत है। हम जानते हैं कि आपको हमारी बात पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन ये सब बस कुछ ही दिन की बात है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। उम्मेद जी की बात सुनकर कुछ देर बाद विकास जी गहरी सांस लेकर बोले, हमें दुनिया के सामने दिखावा नहीं करना है कि हमारी बेटी इतने बड़े खानदान की बहू है और इतने बड़े राज्य के सीएम की पत्नी है, बल्कि हमें तो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा ससुराल और एक अच्छा पति चाहिए। और ये सभी हमें आपके खानदान और आपके बेटे में नजर आता है। आपके घर जाकर हमारी बेटी खुश रहेगी, हमारे लिए यही काफी है। क्या आप हमसे वादा करते हैं कि हमारी बेटी जिंदगी भर आपके घर की बहू बनकर खुश रहेगी? उम्मेद जी ने विकास जी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उनसे वादा किया। एक राजपूत अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। ये आपको हमारी जुबान है कि आपकी बेटी अब से हमारी बेटी होगी। बस हमें जल्दी से अब इन दोनों की शादी करवानी होगी। उम्मेद जी की बात सुनकर विकास जी और मीता जी खुश हो गए, लेकिन उम्मेद जी ने उन्हें ये नहीं बताया कि निहार को तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था। कुछ देर बाद उम्मेद जी बोले,
हम एक बार निविशा से बात करना चाहते हैं। विकास जी ने मीता को इशारा किया और मीता जी निविशा को लेने के लिए चली गई। कुछ ही देर में निविशा को लेकर वो हॉल की तरफ बढ़ने लगी। उम्मेद जी और सुप्रिया जी निविशा को ध्यान से देख रहे थे, खासकर सुप्रिया जी, क्योंकि वो अपने बेटे को सब कुछ बेस्ट देना चाहती थी। निविशा के वहां आते ही सुप्रिया जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, बेटा कैसी हैं आप? निविशा थोड़ा घबराते हुए बोली, जी मैं ठीक हूँ। निविशा की तो आवाज भी उन लोगों को पसंद आ गई थी। कुछ देर तक उन्होंने निविशा से बात की और तभी उम्मेद जी बोले, बेटा आपने हमें पहचाना या नहीं? उम्मेद जी के इतना कहते ही निविशा ने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा तो चौंकते हुए बोली, आप तो वही अंकल है ना जिन्होंने हमारी मदद की थी? तभी उम्मेद जी ने उनसे पूछा, तो क्या आप तैयार हैं हमारे राज्य के सीएम की पत्नी बनने के लिए? उम्मेद जी की बात सुनकर निविशा हैरान रह गई। तभी उम्मेद जी फिर से बोले, बेटा हम उम्मेद सिंह चौहान हैं, सीएम निहार सिंह चौहान के पिताजी, और यहाँ पर हम आपका हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आए हैं। उम्मेद जी की बात सुनते ही निविशा का दिल धक धक करने लगा। उसके आगे निहार का चेहरा घूमने लगा। निविशा ने कसकर अपने दुपट्टे को पकड़ लिया। वो पता नहीं क्यों निहार के नाम से ही घबरा रही थी। निविशा को घबराते हुए देखकर उम्मेद जी बोले, बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि निहार आपके लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित होंगे और आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मीता जी निविशा के कंधे पर हाथ रखकर उम्मेद जी से बोली, हुक्म सा, ये तो बच्ची है इसलिए शर्मा रही है, लेकिन हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। मीता जी की बात सुनकर उम्मेद जी और सुप्रिया जी बहुत खुश हो गए। निविशा अभी भी सोच रही थी कि क्या उसे उस इंसान से शादी करनी चाहिए। सुप्रिया जी ने निविशा का हाथ पकड़ा और प्यार से बोली, बेटा हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे बेटे की जिंदगी में आ जाएं। सब लोग मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद उम्मेद जी बोले, कल हम निहार और निविशा को मिलवा देते हैं, फिर जल्दी से सगाई और शादी कर देते हैं। ये सुनकर निविशा फिर से घबरा गई। कुछ देर बाद उम्मेद जी और सुप्रिया जी ने निविशा को शगुन का नारियल और 1,51,000 रुपए दिए और निविशा को निहार के लिए चुन लिया। उन दोनों ने फिर से अपने मास्क पहने और वहां से जाने लगे। जाते हुए उम्मेद जी ने निविशा के माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इतना समझ लीजिए कि हमारे परिवार को और स्पेशली निहार को आपकी ही जरूरत है। उनके जाते ही विकास जी और मीता जी खुश हो गए। उनकी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया था, वो भी इतने बड़े और ऊंचे खानदान में। निविशा चुपचाप खड़ी थी। तभी विकास जी उसके पास आए और उसे समझाते हुए बोले, बेटा यकीन करिए सब अच्छा होगा, अपने पिता पर यकीन रखिए। निविशा अपने पापा के सीने से लग गई। विकास जी उसकी पीठ से हिलाने लगे। सब कुछ अच्छे से हो गया था। अब बस सबसे खतरनाक काम था निहार को ये सब बताकर उसे इस शादी के लिए मनाना। उम्मेद जी ने ठान लिया था कि आज वो निहार से इस बारे में सब कुछ बताकर कल उसे निविशा से मिलवा देंगे। रात के 10 बजे निहार अपने स्टडी में अपना काम कर रहा था। तभी बाहर खड़े उम्मेद जी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। बेटा हम अंदर आ जाएं? निहार तुरंत बोला, जी बाबा साहब आइए ना, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। निहार के इतना कहते ही उम्मेद जी और सुप्रिया जी स्टडी रूम के अंदर आ गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। अपने माता पिता को देखकर निहार अपनी चेयर से खड़ा होकर बोला, आप दोनों अभी तक सोए नहीं? उम्मेद जी निहार के पास आए और उन्हें सोफे पर बैठाकर खुद भी उनके पास बैठते हुए बोले, कुंवर हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। निहार ने उनका चेहरा ध्यान से देखते हुए कहा, कहिए। उम्मेद जी गहरी सांस लेते हुए बोले, हमने आपकी शादी तय कर दी है और कल आपको उस लड़की से मिलने जाना है। अपने बाबा साहब की बात सुनकर निहार हैरान होकर बोला, शादी तय कर दी है? लेकिन क्या आपने हमसे इस बारे में पूछा कि हम कब शादी करना चाहते हैं? उम्मेद जी ने निहार को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, आपने तो शादी के लिए ही हाँ कह दिया था,
तो इसलिए हमने जल्दी से आपकी शादी तय कर दी और आप कल लड़की से मिल लीजिए और दोनों को आपस में क्या बात करनी है कर लीजिए। निहार बड़ी मुश्किल से खुद के गुस्से को रोक रहा था। शादी के नाम से ही उसे चिढ़ हो रही थी, पर वो बस अपने बाबा साहब के लिए ये सब कर रहा था। निहार बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अब आपने सब कुछ तय कर ही लिया है तो हम क्या ही कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि लड़की से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मेघना को जानते हैं और उनसे मिले भी हैं। उम्मेद जी एक गहरी सांस लेकर बोले, आपकी शादी मेघना से नहीं किसी और से हो रही है और वो लड़की आपको जरूर पसंद आएगी। उम्मेद जी की बात सुनकर निहार दंग रह गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, ये क्या कह रहे हैं आप? उम्मेद जी भी अपनी जगह से खड़े हो गए। सुप्रिया जी घबराने लगी। उन्हें पता था कि अब निहार गुस्सा करने वाला है। उम्मेद जी निहार के पास आकर बोले, कुंवर, हमारी बात ध्यान से सुनिए। मेघना आपके और हमारे परिवार के लिए सही लड़की नहीं है, इसलिए हम आपकी शादी उनसे नहीं करवा सकते और इसलिए हमने आपकी शादी एक अच्छी और संस्कारी लड़की से तय कर दी है। निहार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने दांत पीसते हुए बोला, आपने हमें समझ क्या रखा है बाबा साहब? हम 8 करोड़ की आबादी को लेकर चलते हैं, इस पूरे राज्य को चलाते हैं, इस पर हुकूमत है हमारी और यहाँ आप हमें चला रहे हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारी जिंदगी को खेल समझने लगे। अगर मेघना सही नहीं है तो शादी करनी ही क्यों है? हम वैसे भी अपनी जिंदगी और अपने कामकाज में खुश हैं। आप क्यों हमारी जिंदगी में उथल पुथल खड़ी कर रहे हैं? निहार के गुस्से को देखकर सुप्रिया जी परेशान हो रही थी। उन्हें अपने बेटे की चिंता हो रही थी। तभी उम्मेद जी बोले, देखिए कुंवर, हम आपके बाप हैं और आपके लिए कुछ भी गलत फैसला नहीं लेंगे। हम आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, जैसे हम सब की है। आपकी शादी हो जाएगी, आपका खुद का एक छोटा सा परिवार होगा, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। बस इतनी सी तमन्ना है हम दोनों की आपके लिए। लेकिन निहार का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो फिर से गुस्से में बोला, हम आपकी ये तमन्ना पूरी नहीं करना चाहते। हमने आपसे पहले ही कहा था कि शादी को बीच में लाइए ही मत। इससे इंसान का बस टाइम वेस्ट होता है, जैसे कि हमारा हो रहा है। और आपने हमसे बिना पूछे पहले सोमेश राव को जुबान दे दी और अब किसी और को जुबान दे आए हैं। ये कहाँ तक सही है, आप ही बताइए। हम अब आपकी बात नहीं मान सकते। अब हम अपनी जिंदगी अपने अनुसार ही जिएंगे। तभी सुप्रिया जी बीच में बोली, कुंवर, एक बार अपने बाबा सा की बात सुन लीजिए। बेटा प्लीज शादी कर लीजिए, क्योंकि इस बार हम दोनों से कोई भूल नहीं हुई है। इस बार जिस लड़की से हम मिलकर आए हैं वो एक कीमती हीरा है, जिसे पाना तो खुशकिस्मती होगी हम सबकी। हम आपकी शादी देखना चाहते हैं और यही हमारी आखिरी इच्छा है। सुप्रिया जी की बात सुनकर निहार गुस्से में बोला, बस कीजिए आप दोनों। हमें अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अब हम आपकी कोई भी बात नहीं मान सकते। ये हमारा आखिरी फैसला है। निहार की बात सुनकर सुप्रिया जी दुखी हो गई। उनके सपनों पर पानी फिर गया था। अब कुछ नहीं हो सकता था। उम्मेद जी एक टक निहार को देख रहे थे। तभी वो बोले, बेटा, हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, क्या आप इस शादी के लिए तैयार हैं? निहार गुस्से से बोला, बिल्कुल भी नहीं। अब क्या करेंगे उम्मेद और सुप्रिया जी? क्या निहार उनके सपनों को पूरा होने से पहले ही उन्हें तोड़ देगा? क्या कभी उसे पता चलेगा कि उसकी शादी उसी लड़की से करवाई जा रही है जिसकी आंखें ही निहाल को बेचैन कर जाती हैं? क्या होने वाला है उनकी जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। बेटा, हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, क्या आप इस शादी के लिए तैयार हैं? निहार गुस्से से बोला, बिल्कुल भी नहीं। निहार के मुंह से ना सुनते ही उम्मेद जी ने निहार का हाथ छोड़ दिया और गहरी सांस लेते हुए बोले, ठीक है कुंवर, अब जब आप शादी के लिए तैयार ही नहीं हैं, तो हम अब आपसे बस इतना ही कह सकते हैं कि अब से हम ना तो खाना खाएंगे और ना ही दवाई लेंगे। अब आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आप अपने बाप की अर्थी को कंधा तो दे ही देंगे। उम्मेद जी के इतना कहते ही निहार का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया और उसने टेबल को जोर से लात मार दी और सारा सामान गुस्से से नीचे गिराने लगा। उसके पागलपन को देखकर सुप्रिया जी बुरी तरह से डर गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
वहीं उम्मेद जी चुपचाप बिना किसी बहाव के खड़े अपने बेटे को गुस्से से देख रहे थे। कुछ देर बाद निहार खुद शांत हो गया। वो उम्मेद जी की तरफ मुड़कर गुस्से से बोला, ये आपने सही नहीं किया बाबा साहब। आप जानते हैं कि हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और आपने आज इतनी छोटी बात करके हमें बहुत बड़ी तकलीफ दी है, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। उम्मेद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमें आपकी जान नहीं चाहिए, हमें आपकी खुशी चाहिए। आप ये शादी कर लीजिए बेटा, अपने बाप की ये बात मान लीजिए। ये आपका एहसान रहेगा हमारे ऊपर जिंदगी भर। उम्मेद जी के इतना कहते ही निहार ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो बहुत परेशान हो रहा था। तभी अचानक उसके सामने फिर उस लड़की की खूबसूरत आंखें घूमने लगी और निहार को एक अलग ही तकलीफ होने लगी। उसके सीने में दर्द होने लगा और उसने अपने मन को मारकर कहा, ठीक है बाबा साहब, हम इस शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हम कभी उस लड़की को अपने दिल में जगह नहीं देंगे, कभी नहीं। निहार की बात सुनकर उम्मेद जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, हम लिख कर देते हैं कि आपकी शादी में आप ही वो इंसान होंगे जिन्हें सबसे पहले उनसे मोहब्बत होगी, और वो भी इतनी बेमिसाल होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर आप ही हमसे कहेंगे कि आपका आज लिया गया ये फैसला जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला साबित हुआ। उम्मेद जी की बात सुनकर निहार खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम होने ही नहीं देंगे। उम्मेद जी ने निहार के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बहुत पावरफुल हैं, फिजिकली और मेंटली भी काफी स्ट्रांग हैं। इस राज्य पर आपकी हुकूमत चलती है, लेकिन एक बात याद रखना, हम आपके बाप हैं और हम ये लिख कर देते हैं कि मोहब्बत तो आपको होगी ही। बस एक बार उनसे मिल लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आखिर वो हैं क्या। अब आप आराम कीजिए, कल हम तीनों उनसे मिलने जा रहे हैं बेटा। उम्मेद जी के इतना कहते ही निहार को गुस्सा आ गया और वो वहां से सीधा अपने कमरे में आ गया। वो बहुत बेचैन और परेशान था। उसके दिल में उथल पुथल हो रही थी। एक तो वो लड़की उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी, ऊपर से अब ये शादी। निहार और निविशा की पूरी रात बेचैनी में ही बीत गई थी। निविशा इस बात से डरी हुई थी कि वो सीएम का सामना कैसे करेगी। अगले दिन शाम के 5 बजे जयपुर के आलीशान और लग्जरी होटल राज पैलेस में उम्मेद जी ने आज निहार और निविशा की मीटिंग रखी थी। उन्होंने पूरी रात के लिए होटल को बुक कर लिया था। निविशा की फैमिली वहां पहुंच चुकी थी। उसके माता पिता होटल के सीटिंग एरिया में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। वहीं निविशा बाहर पूल के पास टहल रही थी। वो डरते डरते खुद से ही बातें कर रही थी। हे भगवान, न जाने मैं सीएम चौहान का सामना कैसे करूंगी। उनसे नजरें तक मिलाने की हिम्मत नहीं है, फिर शादी कैसे करूंगी। तभी होटल के बड़े से दरवाजे से एक गाड़ी अंदर आई। उसमें से उम्मेद जी और सुप्रिया जी बाहर निकले और गाड़ी की तरफ देखने लगे। तभी गाड़ी की बैक सीट का दरवाजा खुला और उसमें से आज एक सीएम नहीं बल्कि उम्मेद जी और सुप्रिया जी का बेटा निहार सिंह चौहान बाहर निकला। आज उसने डार्क ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर का गुस्सा और नाराजगी साफ दिख रही थी। गाड़ी से बाहर आते ही निहार ने अपनी घड़ी देखी और अपनी दमदार आवाज में बोला, आपको जो कुछ भी करवाना है जल्दी करवाइए, वक्त कम है हमारे पास। उम्मेद जी हंसते हुए बोले, बेटे, वक्त तो अब शुरू होगा हम सबका, वो भी बेहद खूबसूरत। हम जानते हैं कि आप सीएम हैं, काम का बहुत लोड है आपके ऊपर, लेकिन आज की पूरी रात अपनी पर्सनल जिंदगी को दे दीजिए, इतना काफी होगा। आइए हमारे साथ। वो तीनों मिलकर होटल के अंदर जाने लगे। विकास जी और मीता जी बिल्डिंग के दरवाजे पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो तीनों अंदर आए, वो दोनों खुश हो गए। विकास जी तो एकटक निहार को देख रहे थे। उम्मेद जी निहार और सुप्रिया जी के साथ उनके पास आए और उन सब ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़े। उम्मेद जी ने निहार को इशारा किया। निहार आगे आकर विकास जी के पैर छूने के लिए जैसे ही झुका, विकास जी ने उसे रोक दिया और खुशी से बोले, अरे अरे अरे, आप ये सब मत कीजिए बेटा। उम्मेद जी मुस्कुराते हुए बोले, विकास जी, आज ये इस राज्य के सीएम बनकर नहीं आए हैं, आज तो ये हमारे बेटे और आपके होने वाले जमाई सा बनकर आए हैं। इन्हें छू लेने दीजिए अपने होने वाले ससुर के पैर। निहार ने उन दोनों को नमस्ते किया और वापस उम्मेद जी के पास जाकर खड़ा हो गया। विकास जी उन्हें अंदर ले गए और वे सब वहां के आलीशान सीटिंग एरिया में बैठ गए। सर्वेंट्स ने अपनी सर्विस शुरू कर दी और दोनों फैमिली वाले आपस में बातचीत कर रहे थे।
वहीं निहार टेबल के नीचे अपना फोन चला रहा था क्योंकि उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उम्मेद जी इधर उधर देखते हुए बोले, जी निविशा कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है हमारी बहू? उम्मेद जी के इतना कहते ही निहार का दिल धक धक करने लगा। उसने कसकर अपने फोन को पकड़ लिया। उसे अजीब सा एहसास होने लगा जैसे कि वो इस नाम से गहराई से जुड़ा हुआ था। निहार भी अपनी बेचैन जुनूनी निगाहों से इधर उधर देखने लगा, पर उसे वहां वेटर के अलावा कोई नजर नहीं आया। विकास जी ने जैसे ही मीता की तरफ देखा, वो मुस्कुराते हुए बोली, जी निविशा तो पूल साइड में टहल रही है, हम उन्हें अभी बुलाते हैं। इतना कहकर मीता जी वहां से जाने लगी। तभी उम्मेद जी बोले, रुकिए, निविशा को यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बच्चों को आपस में बात करनी है तो हम निहार को वहीं भेज देते हैं, दोनों आपस में बातें कर लेंगे अकेले में। क्यों, सही कह रहे हैं ना हम विकास जी? जी जी सही है। उम्मेद जी की बात सुनते ही निहार को गुस्सा आने लगा और वो उन्हें घूरने लगा। तभी उम्मेद जी ने अपनी पलकें झपका दी। निहार ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, हम आते हैं। निहार तेजी से पूल एरिया की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पूल के करीब जा रहा था वैसे वैसे उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे काफी जाना पहचाना एहसास हो रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था। वहीं निविशा मरून कलर का सलवार सूट पहने पूल के किनारे खड़ी थी। उसका दुपट्टा और लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। निहार वहां आकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे पूल के किनारे एक लड़की दिखाई दी जिसकी पीठ निहार की तरफ थी। उसे देखकर वो खुद से बोला, अच्छा तो इन्हें चुना है बाबा सा ने हमारे लिए। वो उसे देखने के लिए बेचैन होने लगा, लेकिन तभी उसे उस अनजान लड़की की खूबसूरत आंखें याद आ गई और निहार अपने कदम पीछे लेने लगा। लेकिन फिर वो कुछ सोचकर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। निविशा को अपने पीछे उसके कदमों की आहट सुनाई पड़ रही थी। जैसे जैसे वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे वैसे वैसे दोनों के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। दोनों ही बेकाबू हो रहे थे। निहार निविशा से थोड़ा दूर ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। निहार ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और अपनी दमदार आवाज में बोला, तो आप हैं मिस निविशा। उस शख्स के मुंह से अपना नाम सुनकर पता नहीं क्यों निविशा को बहुत सुकून मिला और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वो अपनी मीठी और हसीन आवाज में बोली, जी सीएम सर। ये हसीन और खूबसूरत आवाज सुनकर तो निहार अपनी जगह पर जम सा गया। उसका दिल अपने आपे से बाहर होने लगा। उसके दिल की धड़कनें आज से पहले कभी इतनी तेज नहीं हुई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को शांत करने लगा। निहार अपने इमोशंस को फिर से कंट्रोल करते हुए बोला, देखिए हम ये शादी नहीं करना चाहते। हम यहाँ पर आए क्योंकि हमारे बाबा सा ने हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया है और उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी लड़की को धोखे में नहीं रखना चाहते, इसलिए आपको पहले से बता देते हैं कि हमसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना और अभी भी वक्त है। आप चाहें तो इस शादी के लिए मना कर सकती हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। ये सब कहते हुए निहार के सीने में अजीब सा दर्द हो रहा था, जैसे वो किसी अपने से दूर जा रहा हो। वहीं निविशा को भी बहुत बुरा लग रहा था। निविशा की खामोशी देखकर निहार बोला, आप रिश्ते के लिए ना कहेंगी तो हमारे बाबा साहब मान जाएंगे, लेकिन अगर हमने ना कहा तो वो अपने आप को चोट पहुंचाएंगे जो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। निविशा अपने दिल पर पत्थर रखकर बोली, तो अब हमें क्या करना है, आप ही बता दीजिए। निहार ने तुरंत कहा, कह दीजिए कि आपको हम पसंद नहीं हैं और इस शादी के लिए मना कर दीजिए। ये सुनकर निविशा ने भी तुरंत जवाब दिया, ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। निविशा के इतना कहते ही निहार को बुरा लगने लगा। तभी अचानक से वहां पर तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से निविशा का दुपट्टा उड़कर सीधा निहार के चेहरे पर आ गया और निहार ने उसे पकड़ लिया। अपना दुपट्टा हट जाने से निविशा घबरा गई और झट से पीछे मुड़कर बोली, हाँ हमारा दुपट्टा। उसकी नजर निहार से जा मिली जो उसका दुपट्टा पकड़कर खड़ा था। निविशा के चेहरे और स्पेशली उसकी आंखों को देखकर निहार के होश उड़ गए और वो अपनी जगह पर जम सा गया। वो चौंकते हुए खुद से बोला, ये तो वही आंखें हैं जिन्होंने मुझे इतने दिनों से बेचैन किया हुआ है। इसका मतलब निविशा ही वो बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की है जो हमें हॉस्पिटल में मिली थी और फिर वृद्धाश्रम में भी। निहार ने निविशा को पहचान लिया था। वो एकदम से बेकाबू होने लगा। वहीं निविशा की नजर जब निहार के चेहरे पर पड़ी
तो उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और नजरें झुकाकर अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और धीमी आवाज में बोली, हमारा दुपट्टा। उसकी आवाज सुनकर निहार अपने ख्यालों से बाहर आया और बेहद जुनून से बोला, आश्रम में आप ही थी ना? निविशा घबरा गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। निहार उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर निविशा पीछे हटने लगी। उसे किसी भी कीमत पर अपना दुपट्टा चाहिए था। वो घबराते हुए बोली, प्लीज हमारा दुपट्टा दे दीजिए। निविशा के इतना कहते ही निहार ने उसे दुपट्टा दे दिया। निविशा ने दुपट्टा ओढ़ा और वहां से जाने लगी। तभी निहार जोर से बोला, हमने पूछा क्या आप ही उस रात आश्रम में थी जिन्हें हमने रोका था? आप वहां से चली क्यों गई थी? हॉस्पिटल में तो आपकी जुबान कैंची की तरह चल रही थी। अब क्या हो गया? निविशा घबराहट की वजह से कांपने लगी। तभी निहार को गुस्सा आ गया और वो जोर से बोला, सुनाई नहीं देता? हम आपसे बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए हमारे सवाल का। निविशा हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हम ही थे, अब हमें जाने दीजिए, हम इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। इतना कहकर निविशा तेजी से वहां से भाग गई। वहीं निहार के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई, जो कि बहुत अट्रैक्टिव और खतरनाक थी। वो दीवानों की तरह खुद से बातें करने लगा। ये वही लड़की है जिसके लिए हमारा दिल बेचैन था, जिसके दीदार के लिए हम परेशान थे। आज फाइनली हमें वो लड़की मिल ही गई। वो सच में बेहद खूबसूरत है। निहार के चेहरे की स्माइल बता रही थी कि वो अंदर से कितना खुश था। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसकी मुस्कान गायब हो गई। वो बेचैन होकर खुद से बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या थी निहार की परेशानी की वजह? क्या उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी? क्या शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी जुनून से भरी ये प्रेम कहानी? जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। निहार ये सोचकर हद से ज्यादा परेशान हो गया कि निविशा शादी के लिए मना करने जा रही थी। निहार निविशा को रोकने के लिए तेजी से उसके पीछे पीछे चला गया। वो गुस्से में खुद पर चिल्लाया, हमने ये क्या कर दिया? कहीं वो शादी के लिए मना ना कर दे। नहीं, हमें उन्हें रोकना होगा। निविशा भागती हुई सीधा सिटिंग एरिया के अंदर आ गई। वो बहुत घबरा रही थी। एक मर्द के सामने उसका दुपट्टा उतर गया था। ये सोच सोचकर निविशा को घबराहट हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया और उन सब के पास पहुंच गई। वो अपने पापा के पास जाकर चुपचाप सर झुकाकर खड़ी हो गई। निविशा को वहां देखकर वो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो भागते हुए आई थी और ऊपर से उसके साथ निहार भी नहीं था। मीता जी खड़ी हुई और निविशा का हाथ पकड़कर बोली, क्या हुआ बेटा? निविशा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और चुपचाप खड़ी रही। उम्मेद जी को शक हो रहा था कि कहीं उनके बेटे ने इस प्यारी सी बच्ची को कुछ कह तो नहीं दिया। बाकी सब भी अपनी जगह खड़े हो गए। सुप्रिया जी निविशा के पास आई और उसकी ठोड़ी को हौले से पकड़कर बोली, कैसी रही आपकी बातचीत बेटा? तभी उम्मेद जी ने पूछा, निहार कहाँ है बेटा? उम्मेद जी के इतना कहते ही उन सबके कानों में निहार की दमदार आवाज सुनाई दी, हम यहाँ हैं बाबा साहब। निहार ने वहां आते ही सबसे पहले अपनी जुनूनी निगाहों से निविशा की तरफ देखा, जो सर झुकाकर खड़ी थी। अब जाकर निहार ने ध्यान से उसे देखा, जो ऊपर से नीचे तक सिर्फ खूबसूरती और सादगी की मूरत थी, और संस्कारी तो इतनी कि पूछे मत। निहार को भी ऐसी ही लड़की अच्छी लगती थी, जो मान मर्यादा के साथ अपनी जिंदगी जिए और अपने संस्कारों को कभी न भूले। उसे देखकर निहार अपने मन में सोचने लगा, हमने आज तक इतनी खूबसूरत और संस्कारी लड़की नहीं देखी। जिस तरह से अपने दुपट्टे के लिए तड़प रही थी, उससे साफ पता चलता है कि निविशा कितनी संस्कारी है। निहार का दिल धक धक कर रहा था। वो उन सब के पास आया और उसने एक नजर निविशा की तरफ देखा और फिर अपने बाबा सा की तरफ देखते हुए बोला, हमारी बात हो गई है। निहार की बात सुनते ही उन सब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उम्मेद जी बोले, तो क्या फैसला है आप दोनों का? उम्मेद जी के इतना कहते ही निविशा अपने मन में सोचने लगी, हमें इस शादी से इनकार करना होगा, क्योंकि सीएम साहब ऐसा ही चाहते हैं। वहीं निहार एकटक निविशा को देख रहा था। उसे पता था कि निविशा के मन में क्या चल रहा था। निविशा ने कुछ बोलने की हिम्मत की, तभी निहार अपनी दमदार आवाज में बोला, हम इस शादी के लिए तैयार हैं।
निहार की बात सुनकर निविशा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे पता था कि ऐसा निहार ने जानबूझकर कहा है और रिश्ते के लिए निविशा को मना करना है। निहार की बात सुनकर चारों बड़े खुश हो गए। निविशा ने गहरी सांस ली और जमीन को देखते हुए अपनी धीमी पर मीठी आवाज में बोली, हम कुछ कहना चाहते हैं। ये मीठी आवाज जब निहार के कान में पड़ी तो उसका रोम रोम खिल उठा और वो जुनून से निविशा की तरफ देखने लगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि निविशा शादी के लिए मना करने वाली थी। ये देखकर वो परेशान होने लगा, लेकिन अब निविशा को रोक भी नहीं पा रहा था। निविशा की बात सुनकर उम्मेद जी बोले, हाँ कहिए बेटा। उम्मेद जी के इतना कहते ही निविशा जैसे ही कुछ कहने लगी, तभी निहार बीच में बोला, हमें इनसे अपने करियर के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। निहार के इतना कहते ही सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। उम्मेद जी को अपने बेटे पर शक हो रहा था। जो इंसान शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था, वो अब लड़की से बार बार बात क्यों करना चाहता था। उम्मेद जी शक भरी निगाहों से निहार को देख रहा था। वहीं निविशा भी काफी हैरान थी। निहार की बात सुनकर विकास जी बोले, ठीक है बेटा, आप दोनों बात कर लीजिए, तब तक हम चारों बाहर पूल की साइड चलते हैं। विकास के इतना कहते ही वो चारों वहां से जाने लगे। तभी निविशा ने कसकर मीता जी का हाथ पकड़ लिया। निहार ने भी ये देख लिया था। मीता जी ने निविशा को शांत रहने के लिए कहा, इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? सब ठीक होगा और हम लोग भी यही हैं। तभी सब लोग वहां से चले गए। उन सबके जाते ही निहार ने गहरी सांस ली और निविशा की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर वहां खड़े कुछ सर्वेंट्स पर पड़ी। उन्हें देखकर निहार को गुस्सा आ गया और वो अपनी भारी आवाज में बोला, सलीका नहीं है क्या आपके अंदर? या फिर इस होटल का मैनेजमेंट इतना लो क्लास है कि कोई अपनी पर्सनल बात करना चाहता है और यहाँ का स्टाफ खड़े होकर बातें सुनता है? निहार की बात सुनते ही वो सभी हड़बड़ा गए और सीएम चौहान को ग्रीट करते हुए वहाँ से चले गए। अब उस बड़े से आलीशान हॉल में सिर्फ निहार और निविशा थे। निहार ने गहरी सांस ली और निविशा की तरफ मुड़ा। उसे देखकर निहार को एक अलग ही एहसास हो रहा था। निविशा के आगे वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वहीं निविशा की भी हालत खराब हो रही थी। उसे यहाँ से जाना था, पर जाए कैसे? निहार ने अपने दिमाग को शांत किया और एकाग्र किया। फिर अपनी दमदार आवाज में बोला, आप क्या कहने वाली थी सबसे? निहार की बात सुनकर निविशा भी हिम्मत करके जमीन को देखते हुए बोली, जैसा आपने कहा था ठीक वैसा ही कहने वाले थे। हम इस रिश्ते के लिए मना करने जा रहे थे। निविशा के इतना कहते ही निहार उसके झुके हुए चेहरे को जुनून से देखते हुए बेबाक होकर बोला, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप शादी के लिए हाँ कह दीजिए। निहार की बात सुनकर निविशा हैरान रह गई। निहार एक नजर निविशा को देखकर बोला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो करती जाइए। इतना कहकर निहार वहां से जाने लगा और थोड़ा आगे जाकर रुक गया और बिना मुड़े अपनी अट्रैक्टिव आवाज में बोला, आगे से जब मुलाकात होगी तो हमसे नजरें मिलाकर बात कीजिएगा। चलते हैं, फिर जरूर मिलेंगे। इतना कहकर निहार पीछे मुड़कर निविशा को देखने लगा, जो अभी भी नजरें झुकाकर खड़ी थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो वहां से चला गया। निविशा का दिल जोरों से धड़क रहा था। निहार बाहर आया तो उम्मेद जी और बाकी सब लोग उसके पास आ गए और मीता जी सीटिंग एरिया के अंदर निविशा के पास चली गई। उम्मेद जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, अब तो हो गई आप दोनों की बातें? निविशा ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया, हाँ हो गई। उम्मेद जी को गड़बड़ होने का शक हो रहा था। तभी उन्होंने फिर से पूछा, सब ठीक तो है ना? मतलब शादी के लिए आप दोनों तैयार हो ना? निहार ने तुरंत जवाब दिया, हमारा जवाब आपने सुन लिया है और अब उनसे पूछ लीजिए। निहार के इतना कहते ही सुप्रिया जी सीटिंग एरिया के अंदर चली गई और निविशा का हाथ पकड़कर प्यार से बोली, बेटा क्या आप हमारे बेटे से शादी करने के लिए तैयार हैं? निविशा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके कानों में निहार की आवाज गूंजने लगी, जैसा हम कहते हैं वैसा करती जाइए। निविशा ने तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। सुप्रिया जी और मीता जी खुश हो गई और एक दूसरे के गले लग गई। सुप्रिया जी ने निविशा के माथे को चूमा और उसे आशीर्वाद देकर वापस बाहर आई और खुशी से बोली, जी निविशा ने भी शादी के लिए हाँ कह दी है। सुप्रिया जी के इतना कहते ही निहार का दिल जोर से धड़कने लगा।
उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया, लेकिन उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसका दिल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उम्मेद जी और विकास जी एक दूसरे के गले लग गए। सब खुश थे। कुछ ही देर में मीता जी निविशा को लेकर सबके बीच आ गई। उम्मेद जी ने खुशी से निविशा की तरफ देखकर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मीता जी ने निविशा को इशारा किया तो वो जैसे ही उम्मेद जी के पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, उम्मेद जी ने उसे रोक दिया और उसके माथे पर हाथ रखकर प्यार से बोले, सदा सुखी रहो और जल्दी से हमारे परिवार में शामिल हो जाओ। निविशा ने सुप्रिया जी के पैर छुए तो उन्होंने भी उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। निहार एकटक गौर से निविशा को देख रहा था कि वो किस तरह से सारे रीति रिवाज मानती और बड़ों का आदर करती है। वो अब निहार की आंखों में बस चुकी थी। निविशा फिर से अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई और सर झुका लिया। निहार अभी भी बेचैन होकर उसे देख रहा था। अचानक वो गुस्से में आकर सोचने लगा, ये हमेशा नजरें झुकाकर क्यों खड़ी रहती है। उम्मेद जी विकास जी से हाथ मिलाते हुए बोले, अब हम जल्दी से पंडित जी से मिल लेते हैं, फिर सब कुछ तय कर लेते हैं। विकास जी ने भी हाँ कह दिया। उम्मेद जी और सुप्रिया जी ने महेश्वरी परिवार से विदाई ली और वहां से जाने लगे। निहार वहां से जाने लगा तभी कुछ सोचते हुए वापस विकास जी और मीता जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। तभी निहार ने उन दोनों के पैर छुए, जिससे वो दोनों खुश हो गए। विकास जी खुश होकर बोले, अरे बेटा, आप इस राज्य के सीएम हैं, हमारे सामने झुकना आपको शोभा नहीं देता। तभी पीछे से उम्मेद जी बोले, अब वो आपके होने वाले जमाई सा है विकास जी, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। विकास जी ने निहार को आशीर्वाद दिया। निहार मीता जी के बगल में सर झुकाकर खड़ी निविशा को अपनी जुनूनी निगाहों से देख रहा था। उम्मेद जी और सुप्रिया जी ने एक बार फिर से महेश्वरी परिवार से विदाई ली और वो तीनों अपनी गाड़ी में बैठ गए। निहार आगे वाली सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था, पर अभी भी वो सामने खड़ी निविशा को देख रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। इन्होंने एक बार भी गौर से हमें नहीं देखा। जब से मिली हैं तब से बस सर झुकाकर खड़ी हैं। इनके अपने दिल में क्या है, ये तो इन्होंने एक बार भी नहीं बताया। पता नहीं है क्या सोचती होंगी। निहार यही सब सोच रहा था, तभी अचानक उसे अपनी हरकतों पर गुस्सा आने लगा और वो चिढ़ते हुए खुद से बोला, हम ये सब क्या कर रहे हैं और इन सब चक्करों में क्यों पड़ रहे हैं। हमारे लिए ये राज्य और सीएम की पोजीशन ही सब कुछ होनी चाहिए। हम ये शादी सिर्फ बाबा साहब की खुशी के लिए कर रहे हैं। क्या सच में निहार खुद को निविशा से दूर रख पाएगा? क्या वो अपनी मोहब्बत को समझ पाएगा? क्या हो पाएगी बिना किसी मुसीबत के इन दोनों की शादी? जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। दत्त से अपने मन में बोला,